भारत की कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है। यह कहानी समय के साथ बुनी गई है। सबूत बताते हैं कि सबसे पहले इंसान इस भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 73,000 से 55,000 साल पहले आए थे। जरा सोचिए इन पहले इंसानों के बारे में, विशाल जगहों में उनके सफर के बारे में। ये खानाबदोश दोष थे, हमेशा खाने और रहने की तलाश में घूमते रहते थे। धीरे धीरे ये शिकारी संग्रहकर्ता बसने लगे। उन्होंने फसल उगाना और जानवर पालना शुरू कर दिया। यह मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव था, खेती की शुरुआत। लगभग 3300 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी में एक अद्भुत सभ्यता का उदय हुआ। यह सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है, मानव प्रतिभा का प्रमाण थी। उन्होंने प्रभावशाली शहरी नियोजन के साथ अद्भुत शहरों का निर्माण किया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर उनकी प्रगति के प्रमाण हैं। इन शहरों में सुव्यवस्थित सड़कें, अत्याधुनिक जल निकासी व्यवस्था और बड़े सार्वजनिक स्नानागार थे। सिंधु घाटी के लोग कुशल कारीगर और व्यापारी थे। उनकी अपनी लिखावट थी और उनके मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां उनकी कलात्मक प्रतिभा को दर्शाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय खुला, वैदिक काल। यह समय भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और धार्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण था। यह काल, जिसका नाम वेदों नामक पवित्र ग्रंथों के नाम पर रखा गया है, में इंडो आर्यन लोगों का आगमन हुआ। वेदों ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित किया। वेद, जो भजनों, प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का संग्रह हैं, इन लोगों के जीवन और विश्वासों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। इन ग्रंथों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं, जो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों और धार्मिक प्रथाओं का वर्णन करते हैं। वे चरवाहे थे जो धीरे धीरे खेती की ओर अग्रसर हुए। कृषि ने उनके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाई, जिससे समाज का विकास हुआ। वैदिक समाज 4 वर्गों या वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, पुजारी, जो धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते थे। क्षत्रिय, योद्धा, जो समाज की रक्षा करते थे। वैश्य, व्यापारी, जो व्यापार और कृषि में संलग्न थे। और शूद्र, श्रमिक, जो सेवा और श्रम कार्यों में लगे थे। इस सामाजिक पदानुक्रम ने भारतीय समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह व्यवस्था न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक और राजनीतिक संरचना को भी प्रभावित करती थी, जिससे समाज में एक संतुलन बना रहता था। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, भारतीय उपमहाद्वीप में कई छोटे छोटे राज्य उभरे। ये राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करते थे और अक्सर एक दूसरे के साथ संघर्ष में रहते थे। इन राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता और आपसी युद्ध आम बात थी, जिससे एक मजबूत और एकीकृत शक्ति का उदय होना मुश्किल था। उनमें से वर्तमान बिहार में स्थित मगध का राज्य प्रमुखता से उभरा। मगध की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों ने इसे अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बना दिया। मगध के शासकों ने अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीति के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया और इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। इसकी रणनीतिक स्थिति और उपजाऊ भूमि ने इसे शक्ति का केंद्र बना दिया। मगध की नदियों और उपजाऊ मैदानों ने कृषि को बढ़ावा दिया, जिससे आर्थिक समृद्धि आई। इसके अलावा मगध की स्थिति ने इसे व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बना दिया, जिससे इसकी समृद्धि और भी बढ़ गई। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक दूरदर्शी शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश को पराजित किया और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य और प्रशासनिक कुशलता ने मौर्य साम्राज्य को एक विशाल और संगठित राज्य बना दिया। उसका साम्राज्य अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य ने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक अपने प्रभाव का विस्तार किया। यह साम्राज्य
अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। उनके पोते अशोक महान को भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। अशोक ने अपने शासनकाल में मौर्य साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी प्रशासनिक और सैन्य कुशलता ने साम्राज्य को और भी मजबूत और संगठित बनाया। अशोक ने विजयों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन एक विशेष रूप से खूनी लड़ाई के बाद उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा और शांति के मार्ग को अपनाया और अपने जीवन को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना जीवन शांति और अहिंसा के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई स्तूप और विहारों का निर्माण कराया और अपने शिलालेखों के माध्यम से अहिंसा और धर्म के संदेश को फैलाया। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने न केवल राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रगति की। भाग 5 स्वर्णिम युग गुप्त वंश। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत ने एक और शक्तिशाली राजवंश गुप्तों का उदय देखा। गुप्त वंश ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक को अक्सर भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस युग में कला, संस्कृति और विज्ञान में अद्वितीय प्रगति हुई थी। गुप्त शासकों ने अपने शासनकाल में शांति और समृद्धि को बढ़ावा दिया। सती उसकीस और केतरे थे। गुप्त शासक कला, साहित्य, विज्ञान और गणित के संरक्षक थे। उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को प्रोत्साहित किया, जिससे इस युग में कई महत्वपूर्ण साहित्यिक और वैज्ञानिक कृतियों का निर्माण हुआ। इसी काल में दशमलव प्रणाली, शून्य की अवधारणा और खगोल विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री इसी युग में हुए थे, जिन्होंने गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सदी बसाते थे। गुप्त युग में कला और साहित्य का विकास हुआ। इस युग में कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार ने अपनी रचनाओं से साहित्य को समृद्ध किया। अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों और चित्रों के साथ प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाएं इसी काल की हैं। इन गुफाओं में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों की अद्वितीय कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। इस युग के दौरान महाकाव्य रामायण और महाभारत का संकलन किया गया था। इन महाकाव्यों ने भारतीय संस्कृति और धर्म को गहराई से प्रभावित किया और आज भी इनका महत्व बना हुआ है। भाग 6 दक्षिणी राज्य चोल, चेर और पांड्य। जहां उत्तर में साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, वहीं दक्षिण में चोल, चेर और पांड्य जैसे शक्तिशाली राजवंशों का शासन था। ये राज्य अपनी समुद्री शक्ति, दूर देशों के साथ व्यापारिक संबंधों और अनूठी स्थापत्य शैली के लिए जाने जाते थे। विशेष रूप से चोलों ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर जैसे भव्य मंदिरों का निर्माण किया, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। उनके पास एक मजबूत नौसेना थी और उनका प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। भाग 7 सांस्कृतिक उपलब्धियां, कला, स्थापत्य कला और साहित्य। भारत का प्राचीन इतिहास उल्लेखनीय सांस्कृतिक उपलब्धियों से सजी एक टेपेस्ट्री है। विशाल मंदिरों और जटिल मूर्तियों से लेकर कालाजयी महाकाव्यों और वैज्ञानिक खोजों तक प्राचीन भारत ने विश्व सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शून्य की अवधारणा, दशमलव प्रणाली, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, ये भारत के बौद्धिक कौशल के कुछ उदाहरण हैं। भाषाओं, धर्मों और कलात्मक अभिव्यक्तियों की विविधता भारतीय संस्कृति की समृद्धि और जटिलता को दर्शाती है। भाग 8 प्राचीन भारत की विरासत। प्राचीन भारत की विरासत आज भी देश के वर्तमान को आकार दे रही है। अहिंसा, सहिष्णुता और ज्ञान की खोज के विचार भारतीय दर्शन में गहराई से समाये हुए हैं। प्राचीन ग्रंथ, स्थापत्य चमत्कार और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं भारत के गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं।
समकालीन भारत को समझने के लिए इस अतीत को समझना आवश्यक है। भाग 9 निष्कर्ष। भारत का चिरस्थायी अतीत। भारत का प्राचीन इतिहास मानवीय क्षमता का प्रमाण है। शुरुआती बस्तियों से लेकर साम्राज्यों के उत्थान और पतन तक समय के साथ भारत की यात्रा नवाचार, लचीलापन और सांस्कृतिक प्रतिभा की एक मनोरम गाथा है। जब हम प्राचीन भारत के इतिहास में उतरते हैं तो हमें एक ऐसी सभ्यता का पता चलता है जिसने एक समृद्ध और स्थायी विरासत की नींव रखी। भारत का अतीत उसके वर्तमान को प्रेरित और आकार देता रहता है, जो हमें मानव सरलता की स्थायी शक्ति और सभ्यताओं की परस्पर वर्बुंदनहाइट की याद दिलाता है।